वो बराबर है scientists dig a well of depth r/5 on it and lower a wire of same length and of linear mass density 10⁻³ kg per meter into it. तो साइंटिस्ट ने कुआं खोदा और इसमें एक तार डाला. If the wire is not touching anywhere, the force applied at the top of the wire by a person holding it in place is, take the radius of the earth as 6 into 10⁶ meter and the acceleration due to gravity on the surface of earth as 10 meter per second square. तो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. बात ऐसी है कि ये प्लैनेट है which has radius as radius of earth divided by 10 और इसमें हमने एक कुआं खोद रखा है. The depth of this well is r/5. ओके, रेडियस ऑफ द प्लैनेट डिवाइड बाय 5, यानी कि जो इसका बॉटम है, बॉटम ऑफ द वेल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r/5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट. ओके, सो रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज r, डेप्थ है इस वेल की r/5 एंड डिस्टेंस ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज 4r/5. अब इस वेल में हमने डाला एक वायर. दिस इज द वायर. ओके, गोल्डन वायर. और ये वायर इस प्लैनेट के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इसकी सरफेस को टच नहीं करे. उसके लिए इस एलियन ने उस वायर को पकड़ के रख रखा है बाय अप्लाइंग सम फोर्स F, और वायर इक्विलिब्रियम पर है, कहीं पर टच नहीं कर रहा. सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज दिस फोर्स F. दिस इज द क्वेश्चन. अब आप बोलेंगे this force F is equal in magnitude to the net gravitational attraction on this wire. Yes, okay. So net gravitational attraction force on this wire क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. यहां पर अलग अलग एलिमेंट्स पर अलग अलग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा. नेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा. सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो आइए एक एलिमेंट लें एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, और यहां पर इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द एलिमेंट, लेट्स से इट इज dr. अब इस एलिमेंट पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा? लेट्स से इट इज df dash. दिस इज इक्वल टू gravitational field at this particular location times mass of this element which is lambda times dr. lambda हमें given है, lambda is 10⁻³ kg per meter. यह है लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर. अब इस लोकेशन पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी? गैस करिए. व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस लोकेशन? कैसे निकालेंगे? वेल, अगर आप इमेजिन करें एक छोटा स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r एट दिस लोकेशन, तो इसके अंदर जो मास है सिर्फ उसी के कारण यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड होगी. बाहर वाले शेल के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड उसके अंदर 0 होती है. यस, ओके. आखिर हम जानते हैं अगर हमारे पास में कोई भी पतला सा शेल हो, तो उस शेल में अंदर, उसके अंदर कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट पर उस शेल के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है. और ऐसे अगर आप बहुत सारे शेल लेंगे तो आपके पास में एक बड़ा शेल होगा, और यही बड़ा वाला शेल बाहर है. आप देख सकते हैं यहां पर बाहर जो शेल है, स्मॉल r के बाहर जो शेल है, वो वाला शेल है बड़ा शेल. एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड दैट शेल ड्यू टू दैट शेल विल बी 0. ठीक है, ओके. अब बताइए अंदर वाला जो मास है उसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? वेल, वो होगा g टाइम्स mass of this inner portion divided by r square times mass of this element which is equal to lambda dr. Okay, तो ये हमने लिखा df dash. अब mass of this inner portion वो भी हम लिख देते हैं, that is equal to volume of that inner portion times density. तो हम लिखेंगे 4/3 pi small r cube times density rho. और अब हम f डैश निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग दिस, और हमारे पास आएगा 4/3 पाई g रो लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ r dr. व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन? बताइए लिमिट्स क्या होंगी? आप बोलेंगे वी स्टार्ट फ्रॉम दिस लोकेशन, ये है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r/5. सो वी स्टार्ट फ्रॉम 4r/5 और हम सरफेस तक पहुंचेंगे. सरफेस है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर. सो दीज आर द लिमिट्स, और उसके बाद में आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दीजिए. आपके पास आएगा 4/3 पाई g रो लैम्डा,
और फिर आ रहा है हमारे पास 9r² डिवाइडेड बाय 50. यस, सो r/dr का इंटीग्रेशन होगा r²/2 और उसके बाद में हमने लिमिट्स पुट करी और हमारे पास में ये वैल्यू आई. अब यहां पर हम बहुत सारी चीजें जानते हैं और बहुत सारी चीजें नहीं भी जानते. जैसे कि आप नहीं जानते व्हाट इज दिस 4/3 पाई जी रो, ये चीज आप नहीं जानते, लेकिन लैम्डा आप जानते हैं, दैट इज 10⁻⁻3. उसके बाद में हमारे पास है 9 डिवाइडेड बाय 50 और फिर हमारे पास है r². अब रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज रेडियस ऑफ अर्थ बाय 10, तो हम लिखेंगे re² डिवाइडेड बाय 100. ओके, और रेडियस ऑफ अर्थ वो हमें गिवन था इन द क्वेश्चन टू बी 6 × 10⁻6 मीटर्स. ये अप्रोक्सीमेटली हमको वैल्यू गिवन थी. सो वी नो लॉट ऑफ थिंग्स. अब हमें चाहिए फाइनल न्यूमेरिकल आंसर. तो 4/3 पाई जी रो, इसकी वैल्यू कैसे निकालें? पहले इसके लिए हम याद करते हैं अर्थ को. अगर आप अर्थ की सरफेस पर है तब वहां पर आप बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा g टाइम्स m डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर. ओके, एंड m इज द मास ऑफ द अर्थ. ओके, यस, और इसकी वैल्यू होती है 10, राइट? अब मास ऑफ द अर्थ उसको आप लिख सकते हैं 4/3 पाई रेडियस ऑफ द अर्थ क्यूब टाइम्स डेंसिटी. Oh, density of planet and density of earth, they are given to be same. बिल्कुल सही. तो यहां से आप देख सकते हैं 4/3 पाई जी रो, ये आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय RE, 10 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ. यस, और फिर आप फाइनली 4/3 पाई जी रो को यहां से हटा करके 10 बाय RE लिख सकते हैं. सो वी रिमूव दिस इंटायर थिंग एंड वी जस्ट राइट 10 बाय RE. और आप देख सकते हैं एक RE तो कैंसिल हुआ, बैम बैम, और फाइनली हमारे पास में आ रहा है वी कैन दिस कैंसिल आउट दिस 0 ऑल्सो एंड वी आर गेटिंग 9 into 10⁻⁻5 divided by 5 into radius of earth, which is 6 into 10⁻6. So finally हमारे पास में आंसर आ गया. F dash is coming out to be 108 Newton. This is force F dash. और जितना का जितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, उतना का उतना ऑपोजिट फोर्स हमें ऊपर लगाना होगा. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ F ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो 108 न्यूटन. सो वी गॉट द फाइनल आंसर 108 न्यूटन. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेशन करके फोर्स निकाला. सो दिस वाज गुड क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना सीखेंगे. A solid sphere of lead has mass capital M and radius capital R. तो एक कंप्लीट सॉलिड स्पीयर था, पूरा भरा हुआ लेड से. उसका रेडियस था कैपिटल R और मास था कैपिटल M. A spherical portion is dug out from it. उसमें से एक स्पेरिकल पोर्शन हमने बाहर निकाल लिया. Its boundary passes through the center and also touches the boundary of the solid sphere. So उसकी जो बाउंड्री है वो सेंटर से पास हो रही है और स्पीयर की बाउंड्री को भी टच कर रही है. यानी कि ये जो डायमीटर है दिस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट अर्लियर स्पीयर. यहां पर इसका जो रेडियस होगा, इस पोर्शन को जिसको हमने रिमूव करा, उसका जो रेडियस होगा दैट इज रेडियस ऑफ द इंटायर बिग स्पीयर डिवाइडेड बाय 2, राइट? ओके, नाउ डिड्यूस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ मास स्मॉल m placed at P which is at a distance small r from O along the line of centers. तो सेंटर्स की लाइन के अलोंग एट अ डिस्टेंस स्मॉल r पॉइंट P है, उस पर हमने रखा मास स्मॉल m. उस मास स्मॉल m पर नेट फोर्स कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन. अब आप बोलेंगे इस मास स्मॉल m पर नेट फोर्स वो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट लोकेशन P टाइम्स स्मॉल m, राइट? ओके, अब ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी निकालें? कैसे निकालें हम ग्रेविटेशनल फील्ड एट P? वेल, आप देखिए, अगर ये पूरा का पूरा स्पीयर भरा हुआ होता तब तो ग्रेविटेशनल फील्ड P पे निकालनी बहुत आसान थी, राइट? ओके, कैसे? देखिए, स्पीयर के बाहर है पॉइंट P और बाहर वाले हर पॉइंट पर
इस स्पीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड होगी सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ओके, तो अगर आप पूरे मास कैपिटल एम को सेंटर पे कंसंट्रेट करते हैं तो उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड होगी एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, यस, सो सिंपल। लेकिन यहां पर हम कुछ पोर्शन को रिमूव भी कर रहे हैं, तो हमें कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड सब्ट्रैक्ट करें? हम उस पोर्शन की ग्रेविटेशनल फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसको हम रिमूव कर रहे हैं। ओके, तो आइए इस पोर्शन की बात करें जिसको हम रिमूव कर रहे हैं। मान लीजिए इसका मास है m डैश। ओके, यहां पर जो रेडियस है दैट रेडियस इज r/2। नाइस। तो अब देखिए मास कैपिटल M वो है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू डेंसिटी रो, और मास स्मॉल m डैश, मास कैपिटल M डैश ये है 4/3 पाई r/2 क्यूब इंटू रो। राइट, इसका मतलब m डैश इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 8। राइट, ओके, अंडरस्टूड। तो इस पोर्शन को हम रिमूव कर रहे हैं, इसका मास है m/8, और इस पोर्शन के कारण p पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी थी? आप बोलेंगे इसका सेंटर है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r माइनस कैपिटल R/2, तो इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट p थी g टाइम्स मास विच इज m/8 ऑफ दिस पोर्शन डिवाइडेड बाय r माइनस R/2 स्क्वायर। राइट, तो इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड थी इस वाले पोर्शन के कारण एट पॉइंट p, और इस पोर्शन को जब हम रिमूव करेंगे तो इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहां से हमारे पास अब में आई फाइनल ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम फोर्स निकालते हैं। दिस फोर्स F, दिस इज इक्वल टू G कैपिटल M बाय R स्क्वायर इंटू स्मॉल m, इसको हम यहां पर अलग लिख रहे हैं, एंड देन वी हैव 1 माइनस वी हैव 1 बाय 8, and then we have 1 minus r/2 small r square. So this is the net force on this mass placed at point P. Now let us go to next question. Two particles m1 and m2 are initially at rest at infinite distance. तो यहां पर ये जो दोनों पार्टिकल हैं m1 and m2, ये दोनों रेस्ट पर हैं। Find their relative velocity of approach due to gravitational attraction when their separation is d. तो हमें बताना है कि यहां पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण जब डिस्टेंस d होगा तब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखिए, पहले पार्टिकल थे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, बहुत दूर दूर, उनको हमने छोड़ दिया, तो ये अट्रैक्ट होकर के पास में आ रहे हैं, ये वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, और जैसे जैसे पास में आ रहे हैं ये और ज्यादा वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और हमें डिस्टेंस d पर जब ये सेपरेट होंगे तब इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालनी है, यानी कि हमें वैल्यू चाहिए व्हाट इज v1 प्लस v2। व्हाट इज दिस वैल्यू? v1 प्लस v2 ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आने हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी में प्लस साइन आएगा। नाउ what is v1 plus v2? This is the question. अब सबसे पहले हम v1 निकालेंगे, फिर v2 निकालेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। v1 v2 कैसे निकालें? वेल, क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन लॉस। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर मोमेंटम क्या हम कंजर्व कर सकते हैं या नहीं। बताइए, मोमेंटम तो हम कंजर्व कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम। यहां पर जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो है इंटरनल फोर्सेस, तो हम पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे। सो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, इनिशियल मोमेंटम है 0 और फाइनल मोमेंटम है m1v1 माइनस m2v2, यानी कि v1 इज इक्वल टू, या फिर v2 इज इक्वल टू m1v1 डिवाइडेड बाय m2। अब हम बात करते हैं दूसरे कंजर्वेशन लॉ की। हम यहां पर मैकेनिकल एनर्जी को भी कंजर्व कर सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों? बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स इधर कुछ वर्क डन नहीं कर रहा। वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी। अब बताइए, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी 0 है,
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी क्योंकि हमने इनको रेस्ट से रिलीज करा, और इनिशियली ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी सिस्टम की। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यह है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब फाइनली मैकेनिकल एनर्जी होगी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, एंड देन वी राइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय d। सो इससे हम v1 और v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द अदर इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इट। तो v2 की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, v1 की वैल्यू हमारे पास अब में आएगी, और फिर हम v2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर फाइनल आंसर हमारे पास आएगा। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास में v1 आएगा। लेट अस सी व्हाट इज v1। सो हम ऐसा करते हैं कि इधर v2 की वैल्यू पुट करते हैं। सो वी गेट g m1 m2 divided by g, this is equal to half, and then we have m1 v1 square, and then we have half, and then we have m2 times v2 की जगह हम लिखेंगे m1 v1 divided by m2, और हमने v2 स्क्वायर लिखा है, so m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर by m2 स्क्वायर। So this is what we are getting, and then we can see 1 m2 gets cancelled out, और उसके बाद में हम लिख सकते हैं v1। So v1 is equals to, we have 2g, and then we can say we are cancelling out m1, and we are getting m2 square over here, and we divide it by m1 plus m2, and then we take the under root. Okay, and there is d of course in the denominator. So this is v1, और सिमिलरली आप v2 निकाल सकते हैं। ये आप जो पहली वाली इक्वेशन है v2 is equals to m1 by m2 into v1, इधर से आप देख सकते हैं v2 will be equal to whole under root of 2g m1 square divided by m1 plus m2 times d। तो हमने v1 और v2 की वैल्यू निकाल ली। अब आइए यहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालें। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ रही है v1 plus v2, and this is coming out to be under root of 2g, and we have m1 plus m2 divided by d. This is v1 plus v2. This is the final answer, right? So this is how we calculate and see this is what we are getting. हमने भी यही निकाला था, हमने निकाला था 2g m1 plus m2 divided by d whole under root। आइए फिर से चेक करें, 2g m1 plus m2 divided by d whole under root, and this is the velocity of approach। तो आप d की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपके पास में उस पर्टिकुलर वैल्यू पर velocity of approach क्या है वो आ जाएगी। So this is the answer. Now next question, ये वाला जो क्वेश्चन है ये है स्टार क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा तो क्या ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू स्टार्स इज 10a। तो दो तारे हैं, उनके बीच के सेंटर का डिस्टेंस है 10a, उनके सेंटर्स का डिस्टेंस है 10a। द मासेज ऑफ दी स्टार्स आर m and 16m, एक का मास m दूसरे का मास 16m, एंड देयर रेडियाई आर a and 2a। तो यहां पर रेडिया है a और यहां पर जो रेडियस है दिस इज 2a। A body is fired straight from the surface of large star towards the smaller star। तो एक ऑब्जेक्ट को हमने बड़े तारे से छोटे तारे की तरफ फेंका। What should be the minimum initial speed to reach the surface of smaller star? तो हम इसको कितनी मिनिमम स्पीड दें ताकि ये फिर से बड़े तारे पर लौटे नहीं और छोटे तारे पर जाकर के गिर जाए। दिस इज द क्वेश्चन, कितनी मिनिमम स्पीड के साथ में ये काम हो सकता है। नाउ इस क्वेश्चन में आप देखिए, अगर हमने बहुत ही ज्यादा कम स्पीड दी तब क्या होगा। तब देखिए ये बड़े तारे से जाएगी और वापस बड़े तारे पे आके गिर जाएगी, बुडूम, काम नहीं बनेगा। अच्छा चलिए हम कोशिश करते हैं कि बड़े तारे पर वापस आकर के नहीं गिरे। उसके लिए आप देखिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर लोकेशन है समवेयर इन बिटवीन दीज टू स्टार्स। उस लोकेशन पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है।
यहां पर जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है ड्यू टू बोथ द स्टार्स वो 0 है। ठीक है, अब देखिए हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसा फायर करेंगे कि ये वापस नहीं लौटे। तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी से ऐसा काम हो सकता है? हम उसको बस उतनी स्पीड दे दें ताकि ये इस लोकेशन तक पहुंच पाए। अगर ये इस लोकेशन पर पहुंच भी गया और रुक गया मान लीजिए, तो भी ये बड़े तारे पर आकर के फिर से नहीं गिरेगा, राइट? और अगर इस मिनिमम स्पीड से थोड़ी सी भी ज्यादा स्पीड हम दे देते तो E इक्वल टू 0 वाली पोजीशन पर आकर के पार्टिकल के पास थोड़ी सी स्पीड बचती, थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी, और वो थोड़ी सी स्पीड इसको थोड़ा सा आगे ले जाती, और जैसे ही ये आगे ले जाती तब इस छोटे तारे की ग्रेविटेशनल फील्ड डोमिनेट करती और वो इसको अपनी तरफ खींच लेती और ये छोटे तारे तक पहुंच जाता। ओके, यस। तो इस क्वेश्चन में हमें V मिनिमम चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, V मिनिमम वो स्पीड लेंगे जो स्पीड E इज इक्वल टू 0 वाली लोकेशन तक पहुंचा सके, और उससे थोड़ी सी भी ज्यादा स्पीड हो गई तो फिर ये पार्टिकल छोटे तारे पर आकर के गिर जाएगा। गुड। सो लेट्स से दैट फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिग स्टार E इक्वल टू 0 वाली लोकेशन x डिस्टेंस पर है, और छोटे वाले तारे के सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है? 10a माइनस x। आइए x की वैल्यू पहले पता लगाएं और उसके बाद में हम स्पीड की बात करेंगे। सो हाउ डू वी फाइंड x? यहां पर इस लोकेशन पर E इक्वल टू 0 है, तो बड़े तारे के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड ये होगी g टाइम्स 16m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और छोटे तारे के कारण होगी g टाइम्स कैपिटल M डिवाइडेड बाय 10a माइनस x स्क्वायर, 10a माइनस x स्क्वायर, राइट? ओके। अब यहां पर जो m है ये कैंसिल हो गया, ये जो g है ये भी कैंसिल हो गया, एंड वी कैन से दैट 40a माइनस 4x दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस x। अब यहां पर दो वैल्यू आ रही है x की, एक वैल्यू आई पॉजिटिव साइन लेने पर, दैट वैल्यू इज 8a, और एक वैल्यू आई नेगेटिव साइन लेने पर, दैट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 40a डिवाइडेड बाय 3। अब 40a बाय 3 तो x, ये वाली जो वैल्यू है x की 40a बाय 3, ये तो 10a से बड़ी है, और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर फिगर में x इज लेस देन 10a वो हमने लिया है, इसलिए हम इस वाली वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, सिर्फ x इज इक्वल टू 8a को एक्सेप्ट करेंगे, राइट? ओके, गुड। तो हमने नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर दिया। नाउ वी गेट x इज इक्वल टू 8a। अब आइए थोड़ी सी कैलकुलेशन करें। तो अभी तक हमें क्या पता चला है? अभी तक हमें वो लोकेशन पता चली है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। ये लोकेशन है एट अ डिस्टेंस ऑफ 8a फ्रॉम द बिग स्टार, एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10a minus 8a, that is 2a from the small star, right? ये वाली लोकेशन है बड़ी स्पेशल, इसको हम बोल रहे हैं लोकेशन P। यहां पर E 0 है, और पार्टिकल की लोकेशन देखिए इनिशियली इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिग स्टार, और ये छोटे स्टार के सेंटर से कितनी दूरी पर है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10a माइनस 2a, 10a माइनस 2a, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 8a फ्रॉम द स्मॉल स्टार सेंटर, राइट? तो इनिशियल लोकेशन और फाइनल लोकेशन हमें क्लियर है। अब आइए हम यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करें। सो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल आप बोलेंगे वो है हाफ mv स्क्वायर, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बिग स्टार g टाइम्स 16 कैपिटल M टाइम्स मास स्मॉल m ऑफ दिस पार्टिकल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दैट इज 2a। इसके अलावा छोटे तारे के कारण भी तो इस लोकेशन पर कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट? इस छोटे वाले स्टार और इस पार्टिकल का जो सिस्टम है उसकी कुछ इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी। ओह यस, तो छोटे वाले स्टार के कारण इस लोकेशन पर जो पोटेंशियल है वो है -g
टाइम्स स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 8a। और पोटेंशियल एनर्जी जब आप निकालना चाहते हैं ये छोटे वाले पार्टिकल को लेकर के, तो आप इसको छोटे वाले पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद में इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी को हम इक्वेट करेंगे फाइनल मैकेनिकल एनर्जी से। सो व्हाट इज द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी? फाइनली पॉइंट P पर पहुंच करके काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, सो वी राइट जीरो। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वेल ड्यू टू बिग स्टार, अगर हमारा पार्टिकल स्मॉल जो स्मॉल m पार्टिकल है पॉइंट P पर पहुंच गया, तो बड़े वाले स्टार और स्मॉल m की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी -g टाइम्स 16m टाइम्स स्मॉल m डिवाइडेड बाय 8a। और दूसरे वाले के कारण होगी -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2a। राइट, यहां पर हमने कोई भी मिस्टेक नहीं करी। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बची है और हमारे पास में स्पीड भी आ जाएगी। सो वी कैन सी दैट v इज कमिंग आउट टू बी 2 times, we can say under root v square is coming out to be 2 times, and then we have g capital M divided by a। और उसके बाद में हमारे पास में आ रहा है, let's see what are we getting, we are getting 16 by 2 minus 1 by 2, and then we have 1 by 8 minus 16 by 8। ओके, सो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं, दिस इज 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स, नाउ दिस इज 15 by 2 and then we have minus of 15 by 8। okay, and we are getting 2g capital M 45 divided by 8a। बेसिकली आप यहां पर कैंसिल करके 4a लिख सकते हैं। सो दिस इज v स्क्वायर, और आप अंडर रूट लेंगे ऑन बोथ द साइड्स, तो आपके पास आ जाएगा v। सो फाइनली v comes out to be, we can say 3 by 2 under root of 5g capital M divided by a। So this is the minimum speed with which the particle should be projected so that it can reach the surface of smaller star। तो बेसिकली इतनी स्पीड से तो पार्टिकल पॉइंट P तक पहुंचेगा, और इससे थोड़ी सी भी ज्यादा स्पीड हो गई, थोड़ी सी भी ज्यादा स्पीड हो गई, तो फिर ये छोटे तारे तक पहुंच जाएगा। ओके, सो दिस इज v मिनिमम अप्रोक्सीमेटली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर इसको आपने सॉल्व कर लिया तो ग्रेविटेशनल के बहुत सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, विच आर बेस्ड ऑन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड प्लैनेट्स एंड आउटसाइड स्टार्स। फॉर अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड in a transverse direction from a height h above the earth's surface, find the minimum initial velocity so that it just grazes the surface of the earth, such that the path of this particle would be an ellipse with the center of the earth as farther focus, point of projection as the apogee, and diametrically opposite point on the earth's surface as perigee. Assume me to be the mass of the earth and r to be radius of earth। so क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अप्लाई हम करेंगे, इसलिए आप ध्यान से देखिए। ये है अर्थ और ये है उसका सेंटर। ओके, अब अर्थ से हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा, और यहां पर अर्थ के सेंटर से जो पोजीशन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर हमने उसको प्रोजेक्ट करा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब पार्टिकल का मोशन हुआ इलिप्स में, सो दिस इज इलिप्टिकल पाथ, और पार्टिकल ऐसा गया कि वो अर्थ के सेंटर की तरफ भी बढ़ता गया और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कम होता गया। बेसिकली उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, लेकिन सेंटर की तरफ भी वो मूव हो रहा है। नाउ इट जस्ट गेजेस द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां पर है मिनिमम डिस्टेंस इन द केस ऑफ इलिप्स, तो मैक्सिमम डिस्टेंस था r प्लस h और मिनिमम डिस्टेंस है r। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, इट इज r। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस था r प्लस h।
और यहां से जस्ट गेज होता हुआ वो निकला और फिर वापस वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर पहुंच गया. सो दिस इज द एंटायर स्टोरी. ये इलिप्स कंप्लीट हो गया और फिर वापस से इलिप्स कंप्लीट होगा एंड दिस मोशन विल कंटिन्यू ऑन एंड ऑन. अब यहां पर जब पार्टिकल पहुंचा एट द मिनिमम डिस्टेंस, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v और इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u. इस क्वेश्चन में हमसे u की वैल्यू पूछी गई है. दिस इज द क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया. क्वेश्चन इज वेल क्लियर. अब बताइए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? वेल सोचिए, क्या हम यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. Why? Because the torque on the particle during the motion is zero. पार्टिकल पे जो टॉर्क है वो जीरो रहेगा. क्यों रहेगा? मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है, इस लोकेशन पर है. ओके, अब इस पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है? आप बोलेंगे टुवर्ड्स द सेंटर. अच्छा, पोजीशन वेक्टर किस डायरेक्शन में है? आप बोलेंगे फ्रॉम द सेंटर टू द पार्टिकल. अच्छा, और टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ. तो आर और एफ में एंगल है 180 डिग्री. तो आर क्रॉस एफ तो हमेशा जीरो रहेगा ड्यूरिंग द एंटायर मोशन. यस, और क्योंकि टॉर्क जीरो है इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं. ओ ठीक है. अब एक और कंजर्वेशन लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. यस, तो इन दोनों को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हम u की वैल्यू निकाल लेंगे. तो आइए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से चालू करें. सो व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम? आप बोलेंगे दैट इज इक्वल टू m टाइम्स u टाइम्स h प्लस r. तो mu टाइम्स दिस डिस्टेंस साइन थीटा होना चाहिए. अब यहां पर ये एंगल है 90 डिग्री, सो साइन 90 विल बी 1. सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. और जो दूसरी लोकेशन हमने ली है वो ये वाली लोकेशन, यहां पर v और पोजीशन वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है. सो यू कैन सी यहां पर एंगुलर मोमेंटम होगा m टाइम्स v टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज r. r is by the way radius of the earth, क्योंकि पार्टिकल जस्ट गेज होता हुआ निकल रहा है. So we can see v comes out to be equal to u times h plus r divided by r. This is v. ठीक है, पहली इक्वेशन. अब हम लिखते हैं दूसरी इक्वेशन फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल. इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी? आप बोलेंगे इट इज हाफ mu square minus g capital M small m divided by r plus h. राइट, यहां पर प्लैनेट का मास है कैपिटल M, पार्टिकल का मास है स्मॉल m. सो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस अदर लोकेशन वो है हाफ m v स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r. ओके, तो हमने काइनेटिक एनर्जी भी लिखी, पोटेंशियल एनर्जी भी लिखी, दोनों को ऐड कर रखा है इनिशियल और फाइनल केस में. और इसके बाद में जो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u टाइम्स h प्लस r डिवाइड बाय r, वहां से v की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे. हमारे पास में सिर्फ u के टर्म्स में इक्वेशन आएगी और उसके बाद में हम u की वैल्यू निकाल लेंगे. तो अब यहां पर मैथमेटिक्स बची है, फिजिक्स खत्म हो चुकी है. तो आइए देखें. सो वी आर गेटिंग हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. This is equal to g capital M small m times 1 by r minus 1 by r plus h. By the way, यहां पर आप थोड़ा सा खेल सकते हैं. स्मॉल m को आप कैंसिल कर सकते हैं, बैम बैम, और 2 को आप दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं. So this 2 goes away, 2 comes over here. अब v स्क्वायर ये होगा u स्क्वायर टाइम्स h प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इसमें से यू स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो यू स्क्वायर कॉमन लेके हमने यहाँ पर -1 लिख दिया. एंड दिस इज इक्वल टू 2g कैपिटल M, एंड देन वी हैव h डिवाइडेड बाय r टाइम्स r प्लस h. और अब आप देखिए, अब आपके पास आएगा h प्लस 2r टाइम्स h डिवाइडेड बाय r square, this thing times u square, this is equal to 2g capital M h divided by r times r plus h.
और यहां से एक r कैंसिल हो जाएगा, बैम बैम, एक h कैंसिल हो जाएगा, बैम बैम, एंड फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ u comes out to be equal to whole under root of something. This something is 2g capital M R, and we have to divide it by h plus 2r times r plus h. Wow! So this is u. और आप चाहें तो v भी निकाल सकते हैं. v will be equal to u times h plus r divided by r. So we got the value of u. Let's celebrate, and this is the right answer for our question. So इस क्वेश्चन में हमने कंजर्वेशन लॉज अप्लाई करे. अब अगला क्वेश्चन ये बेस्ड है ऑर्बिटल स्पीड पर. द मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज r. तो अर्थ का मीन रेडियस है r, एंड इट्स एंगुलर स्पीड ऑन इट्स एक्सिस इज ओमेगा. अर्थ की एंगुलर स्पीड गिवन है ओमेगा. व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. तो कोई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, उसके ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन. अच्छा, अब देखिए, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो कि किसी भी पॉइंट ऑन द अर्थ के हमेशा ऊपर रहती है, इधर उधर नहीं होती. यानी कि अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है उतनी की उतनी एंगुलर स्पीड होती है सैटेलाइट की भी. ओह, दैट इज ग्रेट. तो इनडायरेक्टली हमें सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड पता लग गई, दैट इज ओमेगा. अब हमें उसका रेडियस बताना है. रेडियस तो हम क्विकली बता सकते हैं. हम बोलेंगे देखिए, सैटेलाइट एक सर्कल में घूम रही है, और सर्कल में जब ऑब्जेक्ट घूमता है तब सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए. सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, तो यहां पर स्मॉल r है अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस. राइट, नाउ ये है सेंट्रीपिटल फोर्स. आखिर ये कौन प्रोवाइड करेगा? आप बोलेंगे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वही ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. और अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितना होगा? वेल, वो होगा g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर. यहां पर कैपिटल M इज द मास ऑफ द प्लैनेट एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, अब यहां से आप स्मॉल m को कैंसिल कर दीजिए. आपके पास में आ गया ये ऑर्बिटल रेडियस. दिस इज इक्वल टू g कैपिटल M divided by omega square raised to power 1/3. This is small r. और इसको आप स्मॉल g के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं. आप जानते हैं एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है g कैपिटल M डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं स्मॉल g. सो बेसिकली g कैपिटल M इज स्मॉल g इंटू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर. सो फाइनली आप स्मॉल r को लिख सकते हैं small g into radius of earth square divided by omega square times whole raised to power 1/3. So small g times radius of earth whole square divided by omega square whole raised to power 1/3. So this is the answer for our question. Wow. तो इस क्वेश्चन में हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करी और हमने ऑर्बिटल रेडियस की भी बात करी. अब हम आगे चलते हैं. और बाय द वे, आप जानते हैं अर्थ के लिए ओमेगा क्या होता है? अर्थ के लिए जो ओमेगा होता है दैट इज इक्वल टू 2 बाय टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, 24 इंटू 3600 सेकेंड्स. ये होता है ओमेगा फॉर द रोटेशन ऑफ अर्थ, और यही ओमेगा होगा फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. इस वैल्यू को आप पुट करके यहां पर ओरिजिनल ऑर्बिटल रेडियस निकाल सकते हैं. वाओ, दैट इज अमेजिंग. और उसके बाद बस काम बचा है सैटेलाइट लॉन्च करके टीवी देखने का. So let's go to next question. If the height of satellite from the surface of Earth is increased, then what will happen? So मान लीजिए ये है अर्थ की सरफेस और ऊपर है कुछ सैटेलाइट, और इसका सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r. सैटेलाइट गोल गोल घूम रही है. अब यहां पर अगर हम स्मॉल r को इंक्रीज करेंगे तो अर्थ से सरफेस से जो हाइट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. और ऐसा होने पर पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, और टोटल एनर्जी के साथ क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है,
अब यहां पर हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। मान लीजिए कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। ये सैटेलाइट थोड़ी थोड़ी चमगादड़ जैसी दिख रही है, लेकिन ये सैटेलाइट है। ओके, सो वी कैन से दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। ये है पोटेंशियल एनर्जी, राइट, वी कैन सी इट। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर वो होगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आप स्मॉल आर को कैंसिल कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो दोनों साइड को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास में आ गया हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू kinetic energy is coming out to be equal to G capital M small m divided by 2 small r, right? Oh, very nice, very nice. तो kinetic energy भी आ गई, और total energy क्या होगी? Well, potential energy और kinetic energy को आप ऐड कर दीजिए, आपके पास आएगी total energy, और total energy ध्यान से देखिए नेगेटिव आ रही है, it is minus G capital M small m divided by 2r, right? Okay, okay. अब हम बात करते हैं इस r को इंक्रीज करने पर क्या होगा। बताइए पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा, क्या वो इंक्रीज होगी, क्या वो डिक्रीज होगी? अगर हम इस आर को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? सोचिए सोचिए, यहां पर एक नेगेटिव साइन भी है। नेगेटिव साइन होने के कारण आर को इंक्रीज करने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, घटेगी नहीं, क्योंकि यहां नेगेटिव साइन है। कैसे? देखिए, मान लीजिए आर की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव, राइट? ओके, आर की कोई भी वैल्यू पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, हम अग्री करते हैं। अब आर को हम बढ़ाते 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 इंफिनिटी कर दिया हमने, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो आप बोलेंगे जीरो हो जाएगी। पहले थी नेगेटिव, अब हो गई जीरो, पहले थी नेगेटिव, अब हो गई जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या घटी? अरे पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ गई। हाँ, तो आर को इंक्रीज करने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन था इसलिए। ओके, समझ में आया। और यही की यही चीज टोटल एनर्जी के साथ भी होगी। अगर आप आर को इंक्रीज कर देंगे तो टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहां पर भी नेगेटिव साइन है। हाँ, बात तो ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। यहां पर अगर हमने आर को इंक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? काइनेटिक एनर्जी यहां पर घट जाएगी। यहां पर नेगेटिव साइन वगैरह कुछ नहीं है, ये तो हम प्लेनली देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स रीड द ऑप्शन। ऑप्शन ए ने कहा पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, हाँ पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी टोटल एनर्जी विल इंक्रीज, हाँ टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ये भी बिल्कुल सही है। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, हाँ। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, the number of days in a year would have been. If the distance between the earth and the sun were half of its present value, the number of days in a year would have been. अच्छा बताइए, एक साल में कितने दिन होते हैं? आप बोलेंगे 365 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन आधा हो गया, तब कितने दिन होंगे एक साल में? ओ, तब तो हमें लगता है कि अर्थ जल्दी जल्दी जाएगी सन के अराउंड, और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर घट जाएंगे। बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन कैपलर्स लॉ। आप जानते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बेसिकली टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, लेकिन अगर आप ऑर्बिट को आप सर्कुलर ऑर्बिट ले अप्रोक्सीमेटली, तब टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हम बोल सकते हैं, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। अब यहां पर हम लिखेंगे नया टाइम पीरियड टी डैश डिवाइडेड बाय ओल्ड टाइम पीरियड टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू नया डिस्टेंस, नया रेडियस विच इज आर बाय 2 डिवाइड बाय पुराना रेडियस आर होल क्यूब। यहां से हम बोलेंगे टी डैश इज इक्वल टू टी टाइम्स 1/2 रेज टू पावर 3/2। ओके, और यहां से आपके पास में आंसर आएगा। आप यहां पर t की जगह 365 लिख दीजिए, बिकॉज t was 365. So t dash is equals to 365
and then we have to divide it by 2 root 2. Okay, so this is approximately equal to 129. So T dash is 129. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा. वाओ. तो बेसिकली हमारा जो साल है वो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी साल निकलेंगे, मजा नहीं आएगा. इसलिए जितना डिस्टेंस है उतना परफेक्ट है. 365 डेज बड़ा साल होता है, बड़ा मजा आता है, आराम से हम मौसम को एंजॉय कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन apparent we can see apparent gravity. At what height above the earth, at what height above the surface of the earth the value of g decreases by 2%? Radius of the earth is 6400 kilometers. तो कितने हाइट पर हम जाएं फ्रॉम द सरफेस कि g 2% से कम हो जाए? अच्छा, जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे तो g कम होगा. हाँ. अच्छा, अर्थ के नीचे हम छेद करके अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? तो भी g कम होगा. अगर आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो हर डायरेक्शन में बराबर से फोर्स लगेगा तो g 0 हो जाएगा. हाँ, तो सरफेस पर g ज्यादा होता है, ऊपर नीचे कम हो जाता है. हाँ, ठीक है. तो यहां पर हम सरफेस से दूर जा रहे हैं. सो वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस, लेट्स से बाय अ डिस्टेंस h. यहां पर एपरेंट g क्या होगा, g डैश क्या होगा? आइए निकालें. तो रेडियस ऑफ द अर्थ हम ले लेते हैं कैपिटल R, मास ऑफ द अर्थ लेते हैं कैपिटल M. अब g डैश is equals to g capital M divided by r plus h square. इसको आप लिख दीजिए g capital M divided by r square, और यहां पर है हमारे पास में डिनोमिनेटर में 1 plus h by r square. अब देखिए g capital M by r square, इसको आप लिख सकते हैं स्मॉल g, राइट? इसको आप प्यार से लिख सकते हैं स्मॉल g. So we can say we have small g times 1 plus h by r raised to power minus 2. अब देखिए अगर h, if h is very very less than r, तब हम एक अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं. ये जो -2 है ये कूद करके h के पास में आ जाएगा. So g dash will be equal to g times 1 minus 2h by r. और यहां से आप देख सकते हैं g dash minus g divided by g is equals to minus 2h by r. minus 2h by r. Yes, g dash by g minus g is equals to minus 2h by r. अब यहां पर जो g dash है ये g से 2% कम है. So it is g minus 2 by 100 times of g. Yes, so basically g dash minus g divided by g, इसकी वैल्यू हो गई minus 2 by 100. This is given to be minus 2h by r. और यहां से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं. r comes out to be equal to, यहां से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं. h comes out to be equal to r by 100. हाँ, तो r था 6400 किलोमीटर, so h हो जाएगा 64 किलोमीटर. दिस इज द आंसर. तो अगर आप सरफेस से 64 किलोमीटर की हाइट पर जाएंगे तो एपरेंट ग्रेविटी g से 2% कम होगी. सो 64 किलोमीटर इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. वाओ, तो हम एपरेंट ग्रेविटी की बात कर रहे हैं. अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं. एट व्हाट रेट शुड द अर्थ रोटेट सो दैट एपरेंट g एट द इक्वेटर बिकम 0? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे इन दिस सिचुएशन? तो अर्थ के रोटेशन से भी g इफेक्ट होता है. सो बेसिकली एपरेंट g अगर हम 0 कर दें एट द इक्वेटर तो अर्थ को कितना तेजी से घुमाना होगा, एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डे इन दिस सिचुएशन? अच्छा, तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. ये जो लोग हैं जो इक्वेटर पर रह रहे हैं इनको वेटलेस फील कराना चाहिए, तब जाकर के एपरेंट g 0 होगी. और इस सिचुएशन में हमारा जो ओमेगा है वो कितना होना चाहिए और टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन. अब देखिए ये जो लोग हैं एट द इक्वेटर, इनका मोशन है सर्कुलर मोशन, क्योंकि अर्थ के साथ साथ ये रोटेट हो रहे हैं, राइट? ओके. और हम यहां पर ओमेगा बढ़ा रहे हैं तो ये भी और तेजी से अर्थ के साथ साथ रोटेट होंगे. ओके. अब यहां पर अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देखेंगे तो अर्थ के सेंटर की तरफ एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दिस इज Fg, दिस इज
g mass of the earth times mass of the man divided by a radius r square. ओके, तो ये है सेंटर की तरफ फोर्स. अब ये जो सर्कल है इसका रेडियस भी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है क्योंकि ये पर्सन इक्वेटर पर है. अब यहां